सोशल साइंस का हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 30 से लेकर ये होता है और 60 मार्क्स का होता है। तो पहला सवाल है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड द ओल्ड साइट्स ऑफ भिम्बेटका। कि इंडिया में कौन सी स्टेट में आप ओल्ड साइट्स ऑफ भिम्बेटका पाए जाती है, कहाँ पर मिल पाएंगे आपको। तो इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटका। तो देखिए, सीटेट का पेपर टू 3 जनवरी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम डीपली थोड़ा स्टडी करेंगे। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है और उसके ताल्लुक से एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, चूंकि ये अलग अलग तरह से आ सकता है, बदल बदल कर। तो सबसे पहले तो क्या है कि भिमबेटका मध्य प्रदेश में होस्ट्स ऑफ प्री हिस्ट्रिक रॉक शेल्टर्स होते हैं, जो कि सम ऑफ द फाइनेस्ट पेरी हिस्ट्रिक केव पेंटिंग्स है साउथ एशिया में। ये जो है तो 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल से लोकेटेड है, ऑन द साउथर्न एज ऑफ द, कहाँ पर, साउथर्न एज ऑफ द विंध्याचल हिल्स में। और भिम्बेटका ये डिक्लेयर हुआ था एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। यूनेस्को का भी एक फुल फॉर्म निकलता है, तो वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या निकलता है। तो यूनेस्को जो है, वर्ल्ड हेरिटेज, ये क्या होता है। ये जो सेंचुरीज होते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह कुछ तरह से, तो हम इसका लिखेंगे फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म निकलता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका फुल फॉर्म निकलेगा यूनेस्को के ताल्लुक से। और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया होता है इंडिया में। तो ये उसका फुल फॉर्म निकलेगा। तो क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर 2003 के यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। अब उसके हिसाब से अगला ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक ओपिनियन रखते हैं कि केव्स माइट हैव बीन ऑक्यूपाइड ओवर 10,000 years अगो। कि ये जो है तो 10,000 साल पहले से ऑक्यूपाई हो सकती है, उनका ये राय देते हैं वो। और भिम्बेट का पेंटिंग ये रिफ्लेक्ट होता है डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड जेंडर पर। ये पेंटिंग क्या होती है, जेंडर बेस्ड, लेबर बेस्ड जेंडर पर होती है। और मेन जो है तो जहाँ पर बताए जाते हैं हंटिंग, की शिकार करते हुए, व्हाइल वुमेन आर पेंटेड गैदरिंग फूड, कि वो फूड जमा करते हुए बताई जाती है। तो ये करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश इसका। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। और उसी तरह से हम ये देखेंगे कि भिम्बेट का जो रॉक के तौर पर जो बताया गया था, भिम्बेट का रॉक शेल्टर्स, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कुछ इमेजेस से। तो जो भिम्बेट का रॉक्स है, तो देखिए इस तरह से है। ये पेंटिंग्स इस तरह से कि जो है तो मतलब जो जेंट्स है उनको शिकार करते हुए, और उसी तरह से जो वुमेन है उनको खाना बनाते या फिर खाना जमा करते हुए में, ऐसी पेंटिंग्स को वो बताया जाता है इस तरह से। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स है। तो ये इस तरह से पेंटिंग्स है, भिम्बेट का रॉक पेंटिंग्स। तो ये था उसका डिटेल में जवाब। अब उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम आंसर की से भी चेक करते चलेंगे। अगर इसमें मध्य प्रदेश है तो सही आंसर की में क्या बताया गया था। तो उसका 31 का देखेंगे हम, तो बिल्कुल सेकेंड वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। के तरतीबवार आप गुप्ता किंग्स को एक ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाइए। श्री गुप्ता, चंद्रगुप्ता, स्कंदा गुप्ता या समुद्र गुप्ता। सभी गुप्तास के ताल्लुक से है, जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह में इसके लिए पढ़ा है, तो वो इनको अरेंज कर सकते हैं। तो हम इसको भी डिटेल में देखते हैं अभी गुप्तास के ताल्लुक से।
तो इसको हम अगर देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर जो कि लास्टेड थे 320 to 550 सी में, तो इनके क्रोनोलॉजी इस तरह से है कि श्री गुप्ता एंड घटोट घटोत्कच गुप्ता ये नाम था। उसके बाद चंद्रगुप्ता वन और चंद्रगुप्ता टू, देखिए उससे पहले दो और है, समुद्र गुप्ता, रमा गुप्ता, और उसके बाद में कमर गुप्ता। इस तरह से है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले को हम देखेंगे कि इसके हिसाब से और उसकी कुछ एडिशनल डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम देखेंगे इसमें कि द गुप्ता पीरियड इज जनरली नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये पुरानी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके हिसाब से गोल्डन एज बताई हुई है गुप्ता पीरियड को, जिसमें श्री गुप्ता जो थे वो 240 to 280 CE में थे, जो कि गुप्ता डायनेस्टी जो कहा गया, मतलब उनका जो खानदान था, डायनेस्टी मीन्स खानदान, जो फाउंड हुआ था 3rd century CE में। अब जो सीई होता है, तो सीई जैसे कि बिफोर क्रिश्चियनिटी वैसा होता है, तो सीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन एरा ये होता है। कॉमन एरा के हिसाब से जैसे कि अलग अलग आता है, BC, AD, CE, BC, ये सबके बिफोर क्रिस्ट, बिफोर मतलब क्राइस्ट, इस तरह से जो आते हैं सारे। और उसके बाद में फाउंडेड बाय हिम, किसके जरिए था? कि गुप्ता डायनेस्टी जो खानदान था, फाउंडेड बाय हिम श्री गुप्ता इन 3rd century। और कॉमन एरा, ही यूज द टाइटल ऑफ महाराजा। उन्होंने टाइटल यूज किया था महाराजा का। ये उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके आप नोट्स बनाते चल सकते हैं साथ साथ। उसी तरह से है नेक्स्ट कि समुद्र गुप्ता, इसका 335 to 375 कॉमन एरा, जिसमें ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता वन। ये क्या था? समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता वन का सन था। एंड कुमारा देवी, तो कुमारा देवी का ये सन था बेटा समुद्रगुप्ता। ही वॉज नोन एज लिच्छावी दौहित्र, जो कि ग्रैंडसन ऑफ द लिच्छवीस था। तो लिच्छवी जो है तो एक उसका ग्रैंडसन दौहित्रा, उसको कहा जाता था समुद्रगुप्ता को। और ये फेमस था इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन में, जो कि था बाय हैरिसेना। और उसने क्या किया? एक्सपांड किया गुप्ता एम्पायर को ग्रेट एक्सटेंट से। ही वॉज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, और उसको कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय V.A. स्मिथ। तो आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि किसके जरिए समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया? तो V.A. स्मिथ उसमें ऑप्शन में आ सकता है। या फिर ऐसा आ सकता है कि V.A. स्मिथ ने जिसे नाम दिया था नेपोलियन ऑफ इंडिया, कौन था? वो समुद्रगुप्ता था। या हाँ, और उसी तरह से ये भी आ सकता है कि V.A. स्मिथ ने जो समुद्रगुप्ता को जो कहा था वो क्या कहा था? तो फिर ऑप्शन में आपको नेपोलियन ऑफ इंडिया ये कह सकते हैं। फिर ऐसा आ सकता है कि समुद्रगुप्ता किसमें फेमस था? तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन में किसके जरिए था? हरिसेना के जरिए। तो ये कुछ चंद मतलब जो सेंटेंसेस या फिर आपके पॉइंट्स में ही इसकी पूरी एक हिस्ट्री के तौर पर उसकी एक इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस तरह से। तो ये समुद्रगुप्ता का आपने लिख दिया। और ये याद रहे कि चंद्रगुप्ता वन पहले आता है, उसके बाद में जो हमने उसको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था एक हिसाब से, तो वो उसका सीक्वेंस ये था जो हमने इसमें देखा है। चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू, कमरगुप्ता, ये सारा। लेकिन अभी हम जो सवाल के हिसाब से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर चंद्रगुप्ता वन इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए गए थे तो वो अ, उसकी क्रोनोलॉजी ऐसे लग रही है, इस वजह से। तो अभी हमने श्री गुप्ता, हाँ हाँ, समझ गुप्ता। तो अब आप उसको निमोनिक्स में भी याद रख सकते हैं, जैसे कि SSCK CS ऐसे। या फिर ये पूरी सीरीज को आप निमोनिक्स में ऐसा रख सकते हैं, CSCKSN। और अगर उसमें सी अगर कॉमन आ रहा है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो C1 C2 CH1 CH2 जो भी आपको आगे लगाना है। जैसे कि SS कॉमन है, तो समुद्र, और मतलब समुद्र मतलब समंदर से, और स्काई से स्कंद गुप्ता, ऐसे कुछ भी आप दिमाग लगा सकते हैं अपने अपने तौर से। तो स्कंद गुप्ता जो है ये 455 to 467 कॉमन एरा में है। ही वॉज द सन ऑफ कुमार गुप्ता। तब कुमार गुप्ता की जो बात
कुमारा देवी एक अलग है और कुमारा गुप्ता ये एक अलग चीज हो गई। तो ये सन था कुमारा गुप्ता का। कॉहम इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश, यानी कि कॉहम इंस्क्रिप्शन कहा गया उत्तर प्रदेश को, ये मेंशन हुआ था इसमें किस तरह से, उसको इस तरह से बताया गया था शकरोपना के तौर पर। इसके प्रोनाउंसिएशन भी खास तौर से देख लेना, अलग अलग मिल सकते हैं शकरोपना, क्योंकि कुछ मराठी नाम होते हैं, कोई संस्कृत से, कुछ अलग अलग जगह से। उसके बाद में जूनागढ़ जो था, गिरनार इंस्क्रिप्शन, उसकी रीजन का, उसकी रीन का वो कहता है हमें गवर्नर उसके, जिसको मिला था क्या, सुदर्शन लेक रिपेयर्ड। ये हमें कहलाता है कि गवर्नर गॉट द सुदर्शन लेक रिपेयर्ड। के रिपेयर्ड, रिपेयर नहीं है, रिपेयर्ड मतलब पैरिंग होना, दोबारा जुड़ जाने में। तो वो लेक रिपेयर्ड हुआ था गॉड, और उसका डिफेंड किया था उसने हंस से, और रिपल्स किया था सक्सेसफुली। अब इस वजह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है श्रीगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता एंड स्कैन गुप्ता। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा SSCS, इस हिसाब से। तो हमें जो पूछा गया SSCS, ये पहला सवाल था, उसके बाद ये SSCS। तब उसके अंदर जो एस में कंफ्यूजन है, तो उसका लास्ट वाला है स्कैनर। हाँ, स्कैनर को लास्ट में रख देना, तो थर्ड देखना है कि किस में आ रहा है, लास्ट वन देखना है। तो थर्ड दो में आ रहा है, और SS श्री गुप्ता एंड समुद्र गुप्ता, तो 1 4। तो ये लास्ट वाले में आ रहा है, फोर्थ वन। तो इसका फोर्थ वन राइट आंसर है। उसके बाद में अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। असर्शन और रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन इसमें SST में पूछा गया। असर्शन में ये असर्शन था कि अलबेरूनी रोट किताब अल हिंद, कि अलबेरूनी ने लिखी किताब अल हिंद, और उसका रीजन ये बताया गया कि सुल्तान महमूद ऑफ गजनी was interested in finding out more about the people he conquered। तो क्या ये इसका रीजन है कि अलबेरूनी ने किताबुल हिंद इसलिए लिखी क्योंकि सुल्तान मोहम्मद गजनवी को इंटरेस्ट था फाइंड आउट करने, या फिर इसका कुछ रिलेशन है, या अपनी तौर पर दोनों भी अलग अलग सही है, या दोनों गलत है? आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम देखते हैं, उसका है थर्ड, जो कि थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड है बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट रीजन ऑफ A। तो मतलब दोनों भी एक दूसरे से मुंसलिक है, कि अलबेरूनी ने किताबुल हिंद लिखी और सुल्तान महमूद गजनवी इंटरेस्टेड थे कि पीपल के बारे में, लोगों के बारे में, ही कंकर्ड, इस तरह से। जबकि कंकर्ड का जो मीनिंग निकलेगा, तो अगर हम उसको फर्सी उर्दू में अगर देखें, तो वो आता है फतेह, जिसको उन्होंने किया था फतेह करने में। हाँ, तो किताब अल हिंद लिखी थी, तो दोनों भी सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है 34। विच इज द मीनिंग ऑफ पिस्ता, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। कि पिस्ता का क्या मीनिंग होता है, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है मुगल आर्किटेक्चर में। 40 पिल्लर हिल हॉल्स है उसमें, टॉल गेटवे, 100% श्योर। कमान, पिलर्स, पिस्ता, मेन एंट्रेंस ऑफ गेट। तो देखते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब टॉल गेटवे। कि बड़ा एक गेटवे, गेटवे होता है, वे मतलब रास्ता, गेटवे मतलब एंट्रेंस का रास्ता, गेटवे। तो टॉल गेटवे, बड़ा गेटवे का रास्ता। नेक्स्ट देखते हैं अब, प्रवेश द्वार, मेहराब द्वार, प्रवेश द्वार। हाँ, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बैकग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेंट पीरियड।
रिसेंट पीरियड के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कंपोजिंग ऑफ ऋग्वेदा, इमर्जेंस ऑफ वर्ण सिस्टम, राइज ऑफ मौर्यन मौर्य एम्पायर, या फिर इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म अगर लास्ट में आएगा तो क्या 100% BAC की सीरीज जुड़ रही है, वो देखना है। एक बार ऑप्शन बी लास्ट में अगर है, हाँ तो एक में ही है। उसके हिसाब से वर्ना, ऋग्वेदा, बुद्धिज्म और ऋग्वेद सबसे पहले ऋग्वेद सबसे पहले। और अगर वैसा आता है तो वो ए में, ABDNC। तो ABDNC, बुद्धिज्म एंड मौर्यन एम्पायर। तो उसका चेक करते हैं 35। उसका है फोर्थ वन, जिसमें है CD, B एंड A, कि ऋग्वेदा लास्ट। तो डिसेंडिंग था। हाँ तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है डिसेंडिंग। तो अब हिसाब से हाँ, कि CD, B एंड A। तो सी में क्या था, अगर डिसेंडिंग देखा जाए तो सी, यानी कि अगर हम इसको असेंडिंग से पढ़ते हैं पहले तो ए ऋग्वेदा, फिर बी वर्णा सिस्टम, फिर बुद्धिज्म एंड मौर्यन एम्पायर। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया अगर ये सवाल आता है असेंडिंग। और डिसेंडिंग में आता है तो उल्टा, पहले मौर्यन एम्पायर, फिर उसके बाद में बुद्धिज्म, फिर वर्णन सिस्टम एंड ऋग्वेदा, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है कि around 2500 years ago there is evidence for growing use of iron tools including axes, यानी कि कुल्हाड़ी को कहा गया, axes for clearing forest and the iron plowshare which were useful for increasing agriculture production. दूसरा है कि many sites developed from about 2500 years ago। तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है, उनके बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो क्या दोनों सही है? तो 36 उसका है थर्ड। थर्ड में क्या है, both A and B are true and there is a relation between A and B। दोनों के अंदर एक रिलेशन भी है कि 2500 साल दोनों में आ गया कॉमनली, और साइट्स डेवलप हुए। और उसका रीजन ये था क्योंकि फॉरेस्ट को क्लीन किया गया, और उसके बाद फिर वो डेवलपमेंट का प्लान किया गया। तो दोनों भी एक दूसरे से मुंसलिक है। उसके बाद में है नेक्स्ट 37। मैच द फॉलोइंग कैटेगरीज। यस, आंसर की के साथ। नेक्स्ट है 37। मैच द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंड ड्यूरिंग द चोला पीरियड विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो अब कैटेगरीज है लैंड्स की चोला पीरियड के दौरान। अब लिस्ट वन है, लिस्ट टू है। वेलन वगाई और उसका है लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। ये है 2022, 3 जनवरी, ऑनलाइन से ही हुए। तो वेलन वगाई लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल ब्रह्म दे लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। बी का फोर्थ, ब्रह्म दया लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण से ब्रह्म दया। शाला भोगा, अब ब्राह्मण से अगर आप, हाँ नॉन ब्राह्मण है, इसमें एक है ऑप्शन। अगर हम इसको हिंदी में भी और देखें तो उसकी भी सहायता ले सकते हैं आप। बेलम वगाई ब्रह्मदेव शाला भोग देवदान। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, किसी विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए भूमि। विद्यालय मतलब स्कूल के, तो शाला से शाला। हाँ, गैर ब्रहण किसान स्वामी। हाँ किसान स्वामी है, तो देवदान। देवदान किसमें होगा, ब्रहणों के लिए उपहार में दी गई भूमि। तो मंदिर को तो देवदान हो सकता है क्या, मंदिर यानी देव।
ये दो ऑप्शन से जो तुम कर सकते हो, शाला भोग तो सेवन। शाला भोग तो शाला विद्यालय, और ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों के लिए। अब जो रह गए दो, तो वेलम वेम्बलन वगाई और देवदान, तो देव से जो है तो क्या मंदिर के लिए हो जाएगा। ऑप्शन से जो तुम एडिट करते हो, अगर दो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो हाँ, तो ऑप्शन हम देखते हैं। अब देखिए हमारे जो जवाब थे, ब्रह्म का अगर बी का 4 है और सी का 2 है, B4 and C2, तो वो देखना है B4 and C2 सेकंड में। तो अगर ये है तो ए का 3, के वेलम नगवाई गैर ब्रहण किसान और देवदान के मंदिर को उपहार में, तो क्या सेकंड है देखते हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हिंदी अगर हम पढ़ ले कि उससे क्या लग रहा है कि शाला से तो शाला विद्यालय का हो गया, और ये आपने सही से बताया था ब्रह्मदेव ब्राह्मणों। और देवदान, तो देव का नाम आ गया देवदान, तो मंदिर को भार में भूमि। अब वेम्बलन वगाई, इसका कोई ताल्लुक नहीं दिख रहा है और एक ही जोड़ रहा है, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, द क्राइसिस इन Bengal economy after 1765 had adverse effect on artisans and peasants. Artisanal production declined and agricultural cultivation showed signs of collapse. In 1770, a famine killed 10 million people in Bengal. तो क्या था, आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं यही कि 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर क्या हुआ, बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन क्या हो रहा था, गिर रहा था, और खेती चौपट होने की दिशा में क्या था, अग्रसर थी। और उसके बाद 1770 में पड़े आकर से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण यह है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वो ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे, और बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए, चीजों को खरीदने के लिए, उसके लिए किया जाता था। तो क्या है, द एफर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर गेटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheap as possible. The revenue collected in Bengal was used to finance the purchase of goods for exports. तो अब उसके ऑप्शन क्या है, ए एन आर ट्रू करेक्ट है, नो है, या फॉल्स है। तो क्या होगा इसका, हम देखते हैं इसका फर्स्ट, कि दोनों भी जो है तो ए और आर दोनों भी सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि इसी का कारण ये है। उसके बाद में नेक्स्ट, वो कंट्रीब्यूटेड द बैनिंग ऑफ सती इन 1829, कि किसका योगदान रहा प्रतिबंध कराने में, योगदान सती की प्रथा को प्रतिबंध करवाने में। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, किसका योगदान रहा। तो उसमें है राजा राम मोहन रॉय। उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, जो सती की रस्म का था। राजा राम मोहन राय, उनकी एक इमेज ऐसी मिलती है दिमाग में बिठाने के लिए, ये ऐसी इमेज मिलती है। और एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो गवर्नर बना था जनरल ऑफ इंडिया का 1828 में, उसने हेल्प किया राजा राम मोहन रॉय को सप्रेस करने बहुत सारे प्रिवलेंट सोशल एविल्स लाइक सती, पॉलीगैमी होता था, फिर उसी तरह से चाइल्ड मैरिज होता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था। लॉर्ड बेंटिंग passed the law banning sati throughout the company's jurisdiction in
ब्रिटिश इंडिया। तो सती एबोलिशन के ताल्लुक से कुछ चीजें हैं। सती क्या था, एक प्रैक्टिस था इमल्शन ऑफ हिंदू वुमेन के, उसकी जो पति की डेथ हो जाती थी तो उसी के साथ साथ उसको क्या किया जाता था, फ्यूनरल फायर में, और उसको भी मतलब साथ ही साथ उसको हम देखते हैं टेक्स्ट बुक पर उसके बारे में। सती क्या था कि प्रैक्टिस ऑफ द इमोलेशन ऑफ हिंदू वुमेन था डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन हिज फ्यूनरल फायर के साथ में। तो विडो क्या होती थी, सपोज की जाती थी कि वो भी उसके साथ जन्नत में भेजी गई, हेवन में, और कंसिडर कर दिया जाता था कि अल्टीमेट उसका एक कुर्बानी है, सेक्रीफाइस, और प्रूफ है एक वुमेन का कि उसने उसके हस्बैंड के लिए डिवोशन रखती है। राजा राम मोहन राय एक ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर है बंगाल फोर्ट में। बहुत सारे ऐसे जो अंधे अकायद वगैरह थे, सोशल एविल जिसको कहा जाता है, तो सती की प्रथा को उन्होंने रोक लगाई थी। ही हैड विटनेस द लाइव इमोलेशन ऑफ हिज ओन सिस्टर इन लॉ, और उनकी खुद की एक सिस्टर इन लॉ के साथ ये हुआ था। उसने स्टार्ट किया था स्ट्रगल इस प्रैक्टिस का 1812 में। तो 1812 के बाद वो 1829 में जो जा रहा है उतना पीरियड, राजा राम मोहन राय ये सारे अगेंस्ट थे, सती के रस्म के खिलाफ थे ये। चाइल्ड मैरिज वगैरह ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते थे, तो इन्होंने ये 1829 में ही किया। अब हम उसको क्या करेंगे कि एक विकिपीडिया के थ्रू में सती की प्रैक्टिस के क्या है उसके ताल्लुक से हम पढ़ते हैं। और ये जो लैंग्वेज में उपलब्ध है तो हम इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रथा क्या थी कि हिंदुओं की विधवाओं को जिंदा जलाने, या तो जला देना या जलाने या दफनाने की प्रथा। कि उसका हस्बैंड मर गया तो या तो उसको जला दो, जला रहा है उसके साथ तो उसी के साथ, या दफना रहे तो दफना दो। मानव प्रकृति की भावनाओं के लिए विद्रोह कर रही है, और ये अनिवार्य कृत्य रूप में हिंदुओं के धर्म से कहीं भी जुड़ा नहीं है। तो इसके विपरीत विधवा की ओर से पवित्रता, ये सब मतलब माना जाता था कि पवित्र के लिए और इसकी कुर्बानी के लिए सारी है। तो उसके लिए राजा राम मोहन राव ने इसको रोक लगाने की गवर्नर जनरल जो थे उनके साथ उन्होंने उसकी सहायता की। और हम इसमें उर्दू में अगर अवेलेबल है तो देखने की कोशिश करेंगे। सर आ जाए। हाँ, तो उर्दू में भी पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। बर्रे सगीर में अंग्रेजों के दौर तक हिंदू रिवाज में किसी शख्स के मरने पर उसकी बीवी भी उसकी चिता के साथ जल जाती थी, और ये रस्म सती की रस्म कहलाती थी। ये नहीं मालूम हो सका कि सती का कब रिवाज हुआ। वेदों में इस सती का जिक्र नहीं मिलता है, अगरचे बाज हिंदुओं का ख्याल है कि ऋग्वेद में सती का हवाला है। लेकिन ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद तो उसमें बेवा से कहा गया कि उठ और दूसरा शहर चुन ले। हालांकि उसमें ऐसा कहा गया। ये रस्म कब से जारी हुई है उसका कुछ पता नहीं चलता है। यूनानियों ने भी सती का जिक्र नहीं किया है, अलबत्ता मुसलमान सय्याहों ने सती का जिक्र किया है। ताहम अंदर अंदाजा ये है कि ये रस्म 7वीं सदी से शुरू हुई, जबकि राजपूतों का दौर शुरू हुआ। और जमीस टाटा का कहना है कि ये रस्म राजपूत औरतों में इसलिए शुरू हुई, ना उन्हें फातेह की लौंडियां मंजूर नहीं थी। कि मतलब जो भी, जैसे कि एक, मतलब एक मूवी भी बनी थी एक बीच में, जिसमें पद्मावती वगैरह उसमें, कि उसने मतलब जो फतेह करता था तो वो औरतें मतलब फातेह की मंजूर, मतलब जो फतेह कर ले उसकी लौंडी बनना मंजूर नहीं। हाँ, इस वजह से भी मंजूर हुई, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। राजपूतों में वो इसलिए शुरू हुई थी। और एक रिवायत के मुताबिक महाभारत की जंग में कौरवों को शिकस्त हुई और वो कत्ल हुए, और उनका अंधा बाप धृतर अश्तर ने राज पांडवों के हवाले किया और खुद अपनी बीवी के साथ हिमालय चला गया, और वहां आग में जलकर मर गया। उसके साथ उसकी बीवी भी साथ जल गई थी। उसके बाद औरतों में रस्म शुरू हो गई थी कि शौहर की मौत के
बीवी या बीवियां शौहर की चिता में साथ जलने लगी। इसलिए हिंदुओं के जिन तबकात में सती का दौर दस्तूर था, वहां औरतें पूजा नहीं थी। इनके जहनों में बात बैठी हुई है कि वो अपने शौहरों की इताअत करे और उस मौत पर उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाए। हमारी नजात है मर जाने में। औरतों का ख्याल था कि उनके सती से उनके खावंद की भी नजात हो जाएगी। सती के बारे में एतकाद क्या है कि उनका ख्याल था कि सती होने वाली औरत को ताइद गायबी हासिल होता है, और मशहूर था कि ये सब भगवान की तरफ से होता है। सती होने वाली औरत से डरते थे और उनका अकीदा यह था कि उसकी जुबान से जो निकलेगा वो जरूर पूरा होगा, इसलिए वो औरत को सती से मना नहीं करते थे। फिर मनु का हुक्म क्या था? मनु धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौम की औरतें सती कर सकती है, मगर जिस औरत का लड़का छोटा हो या हामिला और हैज वाली को सती ना होना चाहिए। और मनु ने जबरदस्ती सती से मना किया है। ये एक अलग मनो का हुक्म था। सती का तरीका क्या है कि सती होने वाली औरत सुर्ख रंग की पोशाक पहनती थी, फिर उसके दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता था। इस खबर को सुनकर गिर्द वो नवाह से लोग तमाशा देखने आते थे और हजारों का हुजूम जमा हो जाता था। वो औरत चिता की तरफ जाते हुए बज़ाहिर खुश खुश नारियल को हाथ में उछालते जाती थी। चिता में रोगन, जर्द घी और रुई होती थी। औरत अपनी शौहर की लाश के साथ लकड़ियों पर बैठ जाती थी और उसके उकरबा लाश और औरत के गिर्द लकड़ियां चुनकर उसके ऊपर रुई और रोगन से उसके ऊपर डाल देते थे, ताकि आग तेज हो और औरत लाश और दोनों भी भस्म हो जाए। उस औरत की जो सती कहलाती थी, चंद पुश्त तक खानदान के लोग उसको पूजा करते थे। रिवाज कैसा था कि सती के मानी सदक़े के सादिक से होता है, सदका सादिका से, और रफ्ता रफ्ता ये कलमा ऐसी औरत को कहा जाने लगा जो शौहर की वफादार हो, उसके मरने के बाद भी उसकी लाश के साथ सती हो जाए। सती होना औरत की पाकीज़गी का आला मेयार हिंदुओं में बन गया था। उसके किस्से और मिसालें आम थी और सीता और सावित्री कहानियां मशहूर थी। पुराणों के किस्सों में दासता औरत को सती करने की मिसालें हैं, मगर फिर भी इस रिस्म का रवाज रिवाज जो है वो मुअम्मा है और उसने हिंदुस्तान की तारीख को धुंधला दिया है। सती का रिवाज इब्तिदा में राजपूतों के अलावा किसी और कौम में नहीं था, जो उनमें बाहमी जंग व जदल या मुसलमानों के हमले की वजह से हुआ हो। मगर 19वीं सदी की इब्तिदा में बाज सदी की ऐसी वारदातें इन कौमों में भी हुई जो कि खत्री या राजपूत नहीं थे, और जल्द ही ये रिवाज हिंदुस्तान के शुमाली सूबों, जिनमें बंगाल भी शामिल था, आम हो गया। मगर सती होने वाली औरत का सती होने का सबब सिर्फ जोश या वफादारी नहीं, बल्कि उसमें इज्तिमाई और जबर भी किया जाता था। कि हर बार ऐसा नहीं था कि खुशी या जोश या वफादारी, उसमें जबर मतलब जबरदस्ती भी उसको करवाया जाता था। मादी हवस और मजहबी जुनून दोनों मिलकर इन बेबस औरतों को अपना शिकार बनाते और उन्हें बेरहमी से जला देते थे। और ये रिवाज इंसानियत के बरखिलाफ वहशियाना इंसानी कुर्बानी का एक नफरत अंगेज पहलू था। किसी औरत को सती होते हुए देखना तबीयत पर सख्त गिरा गुजरता है, और देखने वालों के दिल पर गहरे सदमे के साथ सती होने वाली औरत की अजमत, इस्तिकलाल और तहम्मुल पर हैरत होती थी। सती से पहले औरत अपनी जाती अशिया अपने अजीजों में तकसीम करने और लोगों से अलविदाई सलाम और दुआ और उसकी ताजीम और एहतराम करने का मंजर सती होने वाली औरत का करारपन देखकर देखने वालों की अजीब हालत हो जाती थी। कि एक नर्म मिजाज औरत एक फरसुदा रस्म की बदौलत अपनी जान जिस तरह देती थी, इससे बड़े बड़े हुब्बुल वतन लड़ाइयों में मरने वाले भी उसके आगे हिजते हैं। और अंग्रेजों का कहना है कि शौहर की मौत के बाद बेवा को जो जिल्लत आमेज जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, इसलिए भी औरत सती होना पसंद करती थी। औरतों के जहनों में ये बात बिठा दी जाती थी कि उनके सती होने से शौहर के सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं और वो स्वर्ग में शौहर के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगी। और उसी उम्मीद पर कि उसे और उसके शौहर को स्वर्ग की लज्जतें ऐशो आराम नसीब होंगे, खुशी खुशी जल जाती थी। बंगाल में एक सती के मौके पर एक औरत डरकर भागी तो लोग पकड़कर चिता में डालने लगे। तो एक अंग्रेज ने उस औरत को दोबारा चिता में नहीं डालने दिया और उसकी जान बच गई। लेकिन दूसरे दिन उस औरत ने आकर इस अंग्रेज सख्त पर भला बुरा भला कहा कि तुमने मुझे जलील कर दिया, अगर जल जाने दिया होता तो आज मतलब बैकट यानी जन्नत में शौहर के साथ ऐश कर रही होती। अब मेरे लवाहिकीन मुझे बुरा भला और बद्दुआएं देते हैं। मशहूर ये भी था कि मरने वाले के रिश्तेदार
उसकी बीवी को सती होने के लिए उस लिए भी मजबूर करते थे कि मरने वाले की माल और दौलत के उनके हाथ लग जाए। मगर हिंदू मजहब में औरत को इस तरह का नहीं है इश्तियाक नहीं है कि वो माल और दौलत अपने पास रखे या आजादाना जिंदगी बसर करे। मनु के कानून के मुताबिक औरत शादी से पहले बाप और भाइयों और शादी के बाद शौहर और बेटियों की मोहताज होती है। अगरचे बहुत सी औरतें शौहर से मोहब्बत के इजहार में खुश और जज्बात में सती होती थी, जोश और जज्बात में। अगर मुतवफ़ी की गई बीवियां हो तो उम्र जो बड़ी हो उसे सती होने का पहला हक होता था, उम्र में जो बड़ी थी। मतलब अगर किसी के ज्यादा बीवियां थे तो जो उम्र में बड़ी थी उसे सती होने का पहला हक होता था। इस तरह हामिला औरत बच्चे की पैदाइश के होने के बाद भी सती करा लेती थी। बहुत सी औरतें सती के राजी नहीं भी होती है और उन्हें जबरदस्ती सती करने पर मजबूर किया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह की मौत के बाद उसकी बेवा ऐसर कौर ने सती होने से इनकार कर दिया था, मगर राजा देहान सिंह ने उसे जबरदस्ती खड़क सिंह की चिता के साथ जला दिया। सती होने का दस्तूर पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। जुनूब में दरियाए कृष्णा की जुनूबी जानिब औरतें सती नहीं होती थी। दक्कन, गुजरात, मुंबई, हर तरफ नहीं था इंडिया में। यानी कि जुनूबी तरफ में नहीं होती थी सती। दक्कन, गुजरात, मुंबई, सिंध और पंजाब में सती होने वालों की तादाद कम होती थी। मगर हाँ, वस्त हिंद, मशरिक हिंदी। तो इसमें जो है, तो वस्त हिंद, मशरिक हिंद, राजपूताना और बंगाल में रस्म आम थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी सैकड़ों तादाद रिपोर्ट पेश की और 1829 में पाबंदी के कानून से पहले सिर्फ बंगाल में 700 औरतें सती हुई थी। पाबंदी के कानून से पहले। तो 700 का एक याद रख सकते हैं आप आंकड़ा। हिंदुओं में सती की रस्म जो थी तो सिर्फ आला घरानों या सिर्फ राजपूतों में राइज थी, दूसरी जातों में इसका रिवाज नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुओं में एकदम ये रस्म राइज हो गई और कलकत्ता के गिरदो नवाह में ये सती आम हो गई। सती होना औरत की मर्जी पर मौखिफ ना रहा, बल्कि इसमें जबर भी शामिल हो गया था। डंकन फोर्ब्स जो 1813 में लिखता है कि 50 साल के दौरान कोई अगर औरत सती नहीं हुई थी, लेकिन कलकत्ता और उसके गिर्द नवाहों में सती के वाक़े आम हो गए थे। उसने रफ्ता रफ्ता इस रस्म पर पाबंदी लगाने कहा, यहाँ तक कि बरतानवी रिवाज आम होने से उस रिवाज की बजाय इख्तियारत इस्तेमाल करे। अब उसके ये तरीके थे अलग अलग। राइज जो है, बेवा जो थी उसको मुर्दे के साथ चिता में रस्सियों से, बांसों से बांध दिया जाता था कि औरत उठकर भाग ना सके, और फिर चिता को आग लगा दी जाती थी। उड़ीसा में एक गड्ढा खोदकर भी उसमें मुर्दे को आग दहकाते थे कभी कभार, और शोले बुलंद होते तो उसकी बेवा उसमें कूद पड़ती थी, ऐसा भी था। या धक्का दे देते थे उसमें। दक्कन में ऐसा था कि सती का दस्तूर की चिता में औरत मुर्दा शौहर का सरे जानू पर ले बैठती थी, सर लेकर जानू पर, और चिता के चारों तरफ लकड़ियां और ऊपर छत बनाकर अंदर मुर्दे और औरत के पास लकड़ियां चुन दी जाती थी, और चिता की छत को आग लगा दी जाती थी। और औरत या तो धुएं से या दम घुटने से मर जाती थी या फिर उस पर छत गिर पड़ती थी। सती होने वाली औरतें उम्मन सती के लिए मुख्तलिफ रसूमात बुर्दबारी और सब्र इस्तक़लाल से अदा करती थी, कि ऐसा नहीं होता था कि वो मुर्दे को गले से लगा रही है। अक्सर ये देखा गया कि सती होने वाली औरत शोलों के दरमियान सर को झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर दुआएं मांगते मांगती जल गई। और कभी ये होता था कि चिता को आग दहकाई तो औरत डरकर भागी, लोगों ने उसके पकड़कर दोबारा में चिता में डाल दिया और उसके ऊपर लकड़ी के भारे तने डाल दिए कि दोबारा निकल न पाए। बाज औकात या बाज मुकामात पर सती होने वाली औरतों को नशा आवर चीजें दे दी जाती थी कि उन्हें होश ना रहे। गुजरात में क्या होता था कि सती होने वाली औरतों को अमूमन अफीम खिला दी जाती थी, जिससे वो मदहोश हो जाती थी। और बर्नेर हैत औरंगजेब में लिखता है कि उसने चंद ऐसी बदनसीब बेवा को देखा जो चिता की शक्ल देखकर भागती थी। इनको देखकर मुझे यकीन था कि अगर जालिम है और बेदर्द ब्राह्मण उन्हें सती से मना करे तो खुशी खुशी रुक जाएगी। मगर ये खौफ जदा और उजल गिरफ्तार औरतों को सती की तरगीब और बढ़ावा देते रहे। उनको मजामत की तो जबरदस्ती उन्हें आग में डाल दिया करते थे।
तो इस तरह से अलग अलग थे। लेडी एमरेस्ट ने अक्टूबर 1825 में एक दिलखराश वाक़ये को अपने रोजनामचे में दर्ज किया। एक नौजवान हैजे से मर गया, उसकी बेवा ने उसके साथ चिता पर जलने का इरादा कर लिया। जरूरी तैयारियां हो गई और मजिस्ट्रेट से इजाजतनामा ले लिया गया। चिता को मुतवफ्फी के रिश्तेदारों ने आग लगा दी। आग के शोले जब बेवा तक पहुंचे तो उसका हौसला जवाब दे गया और वह धुएं के बादलों, हुजूम की चीखों पुकार और ढोल नखारों के सिमत खराश शोर होगा दरमियान किसी न किसी तरह लोगों से नजर बचाकर जंगल में जा पहुंची। और किसी की नजर ना पड़ी उस पर। पहले तो किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन धुआं कम हुआ तो चिता में औरत नजर नहीं आई। इस पर लोग गुस्से में आकर बदनसीब लड़की जंगल में मिली। उस बदनसीब लड़की को एक डोंगी में बिठाकर दरिया में ले गए और बीच मझधार लड़की को दरिया में फेंक दिया। जब वो लड़की ऊपर आई तो चप्पू से उसके ऊपर सर पर वार किए, जिससे वो दरिया में डूब गई। ऐसा भी हुआ करता था। तो बेरनर ये भी लिखता है कि हिंदुस्तान के बाद हिस्सों में तो एक गजब ढाते हैं कि जलाकर सती करने की बजाय औरत को गर्दन तक जमीन में गाड़ देते और दो तीन ब्राह्मण यकायक उसकी मुंडियां मरोड़ देते थे। और जब उसका दम निकल जाता तो मिट्टी की टोकरियां डालकर पाँव से दबा देते। इसका सबूत 1829 के एक्ट 17 में इम्तना इमनता सती से भी मिलता है। तो ये जो औरतें भागती थी वो सती की तरफ बच निकलती थी। आइंदा जिंदगी बहुत दर्द भरी गुजरती थी। और अंग्रेजों ने लिखा कि मेरे पास एक हसीन औरत जिसने भंगियों की मदद से अपनी जान बचाई थी। इन भंगियों का दस्तूर था कि जब उन्हें पता चलता कि कोई औरत सती होने वाली है तो उसके घर साहेब हैसियत और बाअसर नहीं है तो वहां पहुंच जाते। और औरत सती नहीं होना चाहती तो ये लोग उसे निकाल लाते थे। लेकिन उन औरतों को पसंद नहीं किया जाता था और घर वाले भी कतई ताल्लुक कर लेते थे। उसने धर्म पर कलंक का टीका लगा दिया है, इसलिए वो अपनी बकाया जिंदगी भग्गियों के साथ रहती और उसकी बदसलूकियों सहकर जिंदगी के दिन पूरी करती थी। उसके अलावा इस पर मुसलमानों ने भी रोकने की कोशिश की थी। मुसलमान हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में इस रस्म को खत्म करने की कोशिश की तो हिंदुओं ने एहतजाज किया कि रस्म वैद के हुक्म पर है और इसे बंद करना हमारे मजहब में दखल अंदाजी है। अकबर ने उसे खत्म करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। उसने हुक्म दिया था कि किसी औरत को जबरदस्ती सती नहीं किया जाए। अकबर ने सती की रस्म को रोकने की इंतहाई कोशिश की और बार बार हुक्मनामे जारी किए। सती की इत्तला मिलती तो खुद ही रोकने के लिए पहुंच गया। चुनाचा राजा जय मिलकर बीवी को सती होने से बचाना अकबर का ही कारनामा था। राजा जयमल की बीवी को, मतलब अकबर ने बचाया था सती से। अकबर का कहना था कि रस्म कदीम जमाने से चली आ रही है कि शौहर के मरने के बाद कब तक वो तना जिंदगी गुजर बसर कर सकती है। लिहाजा वो अपने आप को आग में जला देती थी और इस बेशकीमत जान को वो कुशादा पेशानी के साथ दे देती थी। और औरत इसको शौहर का सरमाया नजात जानती थी। मुझको मुर्दों की हिम्मत पर ताज्जुब होता है कि वो औरत को वसीले पर अपनी रिहाई के तालिब होते हैं। मुसलमान हुक्मरानों ने क्या किया कि सती के रिवाज को रवा रखा। कम अज कम एक मौके पर अकबर ने खुद मदाखलत करके इस मोहल्लिक रस्म को रोक दिया था। अंग्रेजों का भी इस्तराब था कि एक तवील अरसे तक अंग्रेज भी मुतफर्रिर थे, मगर वो चाहते थे कि सती की रस्म को मर्जी और रजा व रग़बत से खत्म होना चाहिए और उन्होंने नापसंदीदगी के अलावा कार्रवाई को नामुनासिब नहीं समझा। तो 28 मार्च 1827 को ऐवान हिंद में एक रुकन पौने पौनेडर ने हिंदू बीवियों के सती होने के खिलाफ तजवीज के बहस पर ये एक वाक़ये को पेश किया। तो ये सारी चीजें थी। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब राजा राम मोहन राय जो थे तो उन्होंने रोकने में मुकामी लोगों में, जिनमें फहरिस्त में राजा राम मोहन राय से मदद मिली। उन्होंने पहले अपने भाई की बीवी को सती होने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस औरत ने पहले तो खुद उसकी परवाह नहीं की, मगर जब शोलों से तकलीफ महसूस हुई तो उसने क्या किया, चिता से निकलने की कोशिश की। तो उसके रिश्तेदारों और पुजारियों ने उसे बांसों से दबाकर निकलने नहीं दिया। पतेली बाजे जोर जोर से बजाए गए कि ताकि उसकी चीखों की आवाजें सुनाई न दे। राम मोहन राय मजबूर और बेबस हो गए और उन्होंने अहद कर लिया वहां से कि इस वक्त तक चैन नहीं बैठेंगे जब तक इस जालिमाना रस्म की बीच कनी ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने अखबारों और आम जलसों में कबीह रस्म की मजम्मत करने में कोई कसर उठ उठा ना रखी। राजा राम मोहन राय ने हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसकी मुखालिफत में कोई मौका हाथ से जाने ना दिया। और 1818 में जब कोलकाता के हिंदुओं ने
बरतानवी हुकूमत को एक याददाश्त पेश की जिसमें सती को रोकने के लिए जो कोशिशें हो रही थी उसके खिलाफ एहतजाज वहां पर हुआ। उसके बाद उसके जवाब में राजा राम मोहन राय ने एक याददाश्त पेश की, मतलब रिमाइंडर, मेमोरेंडम जिसको कहेंगे, मेमोरेंडम पेश किया। तो उसमें बरतानवी हकाम की कोशिशों की तायद से वो इंसानी हमदर्दी से काम ले रही है। तो ये सारा राजा राम मोहन राय के हिसाब से था कि उसको जबरी डाल लिया जाता है, कत्ल एक हिसाब से है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने को पुर खतर में डालकर मरघट पे चले जाकर सत्य को रोकने की तरकीब दिया करते थे। ये आर्टिकल तो पाबंदी का जो कानून था तो वो 4 दिसंबर 1829 को सती के खिलाफ कानून करार दिया गया। इस तरह है कि उसको जलाना है, दफन करना रिवाज नाजायज और अदालत फौजदारी से काबिल सजा करार दिया गया। तो इस तरह ये खात्मा हुआ। और उसके बाद एक और है कि महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में अर्थी पर उसकी एक बीवी मेहताब देवी और 3 लौंडियां सती हुई थी उसके बाद भी। मगर उसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने देसी रियासतों में भी सती की रस्म को खत्म करने का हुक्म जारी किया और आखिरकार सती पंजाब में 1845 में हुई थी, आखिरी सती। तो ये याद रखना है कि आखिरी सती 1845 में हुई थी। आज जब के हिंदुओं में ये रस्म खत्म हो चुकी है और वो एतराफ करते हैं कि ये बेईमाना और वहशियाना रस्म थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम ये देख सकते हैं कि कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट हुआ जो कि 1987 में हुआ फिर, जिसके अंदर जो एक्ट में जो चीजें थी तो ये देखिए इस तरह से था कि सेक्शन था अटेम्प्ट टू कमिट सती, एबटेंट, अबेटमेंट ऑफ सती, पनिशमेंट ऑफ फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती। ये सारी चीजें उसके अंदर थी, जिसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई थी ये सारी। तो ये एक एक्ट रहा कि जो भी, मतलब हुएवर बर्न्स और buried alive जो करता है तो प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ सती मर्डर में आएगा। तो ये एक एक्ट का नाम भी याद रख सकते हैं आप। 2 एक्ट थे वो, और वो पास कब हुआ था ये याद रख सकते हैं। तो ये था सती के ताल्लुक से, तो राजा राम मोहन राय। अब उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पे पढ़ेंगे कि रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिटवीन 1927 एंड 1935 Ambedkar led 3 temple entry movements. Ambedkar aims wants to make everyone see the power ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कि क्या कहा जा रहा है कि 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेज शासन की तरफ शक्ति दिखाना था। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? तो इसका है थर्ड, जो कि थर्ड है, ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। कि अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना नहीं था। वो अंबेडकर क्यों अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाएंगे, मतलब ब्रिटिश की शक्ति को क्यों दिखाएंगे? तो ये गलत है, बल्कि ये सही है कि 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए हैं। कि मंदिरों में जो प्रवेश के खिलाफ प्रतिबंध था उसके लिए। इसके बारे में हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे कि 1927 और 35 के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेट किया उन्होंने 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट एक्सपोज करने कास्ट प्रिजुडिस जो, तो हमें इसको प्रेजुडस कह लेना होगा। प्रेजुडस उसका सही प्रोनाउंसिएशन प्रेजुडस, कास्ट प्रेजुडस के ऊपर जो एग्जिस्ट होता था इंडियन सोसाइटी में। तो उसकी हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। वो ऐसे आ सकते हैं अलग अलग के 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टार्ट किया उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट प्रेजुडस
की पॉइंट क्या है कि अंबेडकर बॉर्न हुए थे एक महार फैमिली के अंदर, महार फैमिली में। और एक बच्चा होने के नाते एज अ चाइल्ड उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि कास्ट प्रेजुडिस होता है, मतलब कास्टिज्म किया जाता है मीन्ट इन एवरीडे लाइफ। हर तरफ भेदभाव ये किया जाता है। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, तो इंडिया से को जब रिटर्न हुए यूएस से 1919 में, 1919 में, तो उन्होंने लिखा, ही रोड एक्सटेंसिवली अबाउट द अपर कास्ट पावर इन कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी। उन्होंने 1929 में, 27 में अंबेडकर ने स्टार्ट किया एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसको कहा जाता था कि महार कास्ट को फॉलोअर जो थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, कि उन्होंने ये क्या करते थे कि दलित जो मंदिर का पानी पीते थे उसको बैन था कि वो पानी ना पिए। तो उस हिसाब से उन्होंने अंबेडकर ने ऐसे 3 मूवमेंट चलाए टेम्पल एंट्री में, जो कि 1927 से 1935 तक चले। उनका एम ये था कि हर कोई जो है तो देख सकता है पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन सोसाइटीज। और उन्होंने ये कंक्लूड किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 1927 में। इस तरह से चीज थी इसमें। उसके बाद में है नेक्स्ट कि मैच द रिफॉर्म मूवमेंट्स विद देयर लीडर्स करेक्टली। लीडर के हिसाब से मैच कीजिए और रिफॉर्म कीजिए मूवमेंट्स। मथुरा पंथ, ज्योतिराव फुले, सत्य शोधक समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज हरिदार ठाकुर, ब्रह्मो समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। मटुआ पंथ, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, प्रहा समाज। ज्योतिराव फुले, तो हम उसको देखते हैं। उसका है ऑप्शन नंबर 4। 4 में है देखिए, ए का थर्ड, बी का 1, 3142। ए का 3, मटुआ पंथ हरिदास ठाकुर। फिर ज्योतिराव फुले का सत्य शोधक समाज, हाँ, 31 और 42। फिर स्वामी दयानंद का आर्य समाज, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? ब्रह्म, तो मोहन में भी ब्रह का थोड़ा सा मिलता है सिमिलरिटी। ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन रॉय, ये याद रख लेना। सती के रस्म, ये याद रख लेना है। हाँ, तो ब्रह्म समाज ये हो गया 4। अब आर्य समाज, इसका हमने क्या देखा? स्वामी दयानंद सरस्वती का, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इसको भी साइड में रखेंगे। अब सत्य शोधक समाज किसका था? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले सत्य के रास्ते पर चला, सच्चाई के, पढ़ाई के, वो सारी चीजें जो है, तो उस हिसाब से हम सत्य शोधक समाज उसको याद रख लेंगे। ज्योतिराव फुले, हम सावित्री बाई फुले ऐसे नाम पढ़ते हैं अलग अलग। तो सत्य शोधक स आता है, ज्योति सावित्री फुले, इस हिसाब से कुछ निमोनिक याद रख सकते हैं। मटुआ पंथ हरिदास ठाकुर, मठुआ पंथ हरिदास ठाकुर, तो ये थोड़ा हार्ड है याद रखने, हरिदास ठाकुर मटुआ पंथ। और आर्य समाज, हाँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। उसके बाद आप याद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन emergence of nationalism and choose the correct option. The Indian National Congress was founded in the year 1885. The early nationalist leaders were largely from rural and uneducated background.
तो क्या कहा जा रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो 42 है। वन वन है कि एज ट्रू बट बी इज फॉल्स, कि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर जो है तो लार्जली रूरल और अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से थे, ये गलत जवाब है। क्या कहा गया? अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, तो ये गलत है। कुछ एजुकेटेड भी रहे हो सकते हैं फिर, और कुछ मतलब ग्रामीण छोड़कर अर्बन सिटी एरिया से हो सकते हैं। और ये है कि नेशनल कांग्रेस ये फाउंड हुई थी 1885। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं रीड असर्शन एंड रीजनिंग वाला। द ब्रिटिश डिसाइडेड द दैट द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी इन इंडिया would grade would be reduced। पहला है कि अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। और रीजन है कि मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को विद्रोही तेवरों के साथ क्या हुए, उठ खड़े हुए। तो इसका हम चेक करते हैं। उसका है थर्ड, जो कि थर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन एंड रीजनिंग का, कि बोथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, ये याद रखना है कि कौन थे, कभी कभार ऐसे भी आता था। वर अगेंस्ट द क्रिएटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि वो क्या कर रहे थे कि दोनों भी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति को विरोध थे, कि राज्यों के जो गठन की नीति थी उसके वो खिलाफ थे। हाँ, कौन से? भाषा के आधार पर। और दूसरा क्या है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिकमेंडेड किया उन्होंने कि 1956 में रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड provisional boundaries to form compact provinces at Assamese, Bengali, Odia, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speakers respectively। कि क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा के लिए अलग अलग प्रांतियों का प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो क्या हो सकता है इसका? तो देखते हैं। टू, सेकेंड। और सेकेंड क्या है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, अपनी अपनी तौर पर सही है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोध थे, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के, तो ये भी सही है। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया था कि तेलुगु भाषा के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने उद्देश्यों से जिले और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो दोनों अपनी जगह पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन स्टेटमेंट्स आर अबाउट वेरियस सेलेशियल बॉडीज इन द स्काई, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि क्या कहा जा रहा है कि आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और आकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वो बहुत दूर है। दूसरा है कि अड़सा मेजर नक्षत्र
मंडल 7 तारों का समूह है जिससे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। सप्त ऋषि भी कहा जाता है, ये सही है क्या? ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है और चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थाओं में दिखता है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। वी डू नॉट फील हीट एंड लाइट ऑफ काउंटलेस ट्विंकल्स स्टार्स इन द नाइट स्काई एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। Ursa major constellation is the group of seven stars also called Saptarishi. Or pole star keeps changing its position in the sky. Moon appears at different times in different shapes and at the different position. तो करेक्ट क्या है? ए बी डी ए सी डी, मतलब तीन सही है तो एक गलत है। एक मरतबा हिंदी में पढ़ी है। कौन नहीं बदलता? ध्रुव तारा स्थान नहीं बदलता। उसमें कोई एक गलत होगा क्योंकि तीन चीजें दी हुई है। करेक्ट, वर्ड से उसको देखना है। तो हम इसका देखते हैं, मतलब एक उसमें गलत है तो उसका करेक्ट आंसर है ए बी एंड डी, राइट। तो आपका जवाब सही है कि पोल स्टार अपनी जगह को बदलता नहीं रहता। जो ध्रुव तारा है वो अपना स्थान बदलता रहता, ये गलत है बस, बाकी सारे सही। ए बी एंड डी वाले इस तरह। और ये क्या था, पहले इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, हम रात को आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी। हाँ चंद्रमा अलग 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 आकार में विभिन्न स्थिति। हाँ, और चौथे में कंफ्यूजन था कि चंद्रमा अलग अलग समय पर, मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग आकारों में विभिन्न स्थितियों में दिखता है, क्योंकि वो कम होता ज्यादा रहता। कुरान में भी लिखा हुआ है कि हमने चांद में मतलब उसको वो रखी, उसका एक घटता है जो बढ़ता है वो हिसाब से। उसके बाद में अब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के ताल्लुक से कि ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है। तो पहला है कि ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है, ये सही है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थिर और ना घूमने वाला है, एक जगह और ना घूमने वाला। तो इसमें पूछा गया था हमें कौन सा कथन सही है। तो एबीसी फर्स्ट। हम देखते हैं 46 का, उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि डी रॉन्ग है बस, और बाकी सब सही है। फिक्स नहीं है, कैन नॉट बी रोटेटेड, ये गलत है। ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फ्रॉम द अर्थ, ये सही है। ग्लोब कैन बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप ऑन द ग्लोब, कंट्री कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। उसके बाद नेक्स्ट है 47, आइडेंटिफाई द हीट जोन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स। खसूसियत की बिना पर हीट जोन अर्थ का पता कीजिए। द मिड द सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, these areas have moderate temperature. These areas are bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. तो इसमें ऑप्शन है कि फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, टोराइड जोन या फिर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब यहाँ सवाल क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन से पृथ्वी का तापा कटिबंध की पहचान करना है। हीट जोन, दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता, इन क्षेत्रों का तापमान माध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखाएं और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में देखकर एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र है। तो शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध या फिर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। तो 47 का क्या है, उसका है सेकंड वाला राइट। ये सेकंड है कि हाँ, शीतोष्ण कटिबंध यानी कि जोन टेम्परेट जोन। हीट जोन, हीट टेम्परेचर, टेम्परेट से याद रखना है तो टेम्परेट जोन। और ये वाले थोड़ा कंफ्यूज करना था, टोराइड ये थोड़ा सा मिलता है कैंसर ऑफ कॉप्रिकॉर्न वगैरह से, तो हीट जोन के लिए।
Next, 48. India is located east of Greenwich at 82 degree to 32 degree east with what will be the Indian Standard Time, IST, Indian Standard Time का full form. If Greenwich mean time is 1 PM, अगर 1 PM जो है तो Greenwich mean time है, तो ये इसके हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा. अब पहले तो हम देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ का होता है, कहाँ का होता है वो, इंग्लैंड वगैरह कहाँ का होता है. तो यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से होता है 82 20 में है, तो 15 डिग्री को टाइम बढ़ता है ना, तो इंडिया का तो 85 पर आ गया. 1 PM अगर है ग्रीनविच का मीन टाइम, तो इंडिया का क्या होगा. हाँ, तो ये बता रहे हैं कि इंडिया लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 30 82 टू 32 डिग्री ईस्ट. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा. तो इसको हम समझते हुए करेंगे क्योंकि आंसर तो हम देख ही सकते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जो है तो वो 82 डिग्री ईस्ट. ये टाइम जो है इसका अहेड है, आगे है 4 मिनट से, पासिंग बाय एवरी मेरिडियन. तो टाइम अहेड जो होता है तो उसको ऐसे कैलकुलेट करना होता है 82 डिग्री एंड 30 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 मिनट्स का, तो ये 3:30 टाइम ज़्यादा होगा मिनट्स, या फिर 5.5 घंटे ज़्यादा आप बता सकते हैं उसको. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा 6:30 PM, जबकि GMT जो है तो उसकी अगर 1 PM है. हाँ, ग्रीनविच मेरिडियन. उसके ऊपर और डिटेल में अगर हम देखें, उसके ऊपर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे कि एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट. तो कभी कभार ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अर्थ कैसे रोटेट होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट में होता है. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड विच दोज टू बी ईस्ट विल बी बिहाइंड इट. तो क्या होगा कि ग्रीनविच टाइम और जो वेस्ट में है तो उसके पीछे चलेगा. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज द फॉलोज. तो अर्थ रोटेट होता है 360 डिग्री एक 24 घंटे में. इसका मतलब क्या है कि 15 डिग्री 1 घंटे में, और 1 डिग्री एक 4 4 मिनट में. तो 4 मिनट का एक टाइम आ जाता है. तो 10 वेन इट इज द 12 नून एट ग्रीनविच, जब 12 बज रहे हो ग्रीनविच के हिसाब से, तो टाइम क्या होगा 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच. जबकि उसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 4 से, तो 60 मिनट मिल गया आपको. 15 × 4 इज इक्वल टू 60. इस हिसाब से 1 घंटा हो गया. तो 1 घंटे ज्यादा किस में हो गया 1 PM के. अब बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो टाइम ये बिहाइंड होता है. तो कितना पीछे होगा कि 1 घंटा पीछे, तो ये 11 AM हो जाता है. तो इंडिया लोकेटेड है ईस्ट ऑफ ग्रीनविच के, वो अहेड है GMT के. तो टाइम डिफरेंस जो है अहेड के हिसाब से तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आएगा, जो कि अगर हम उसको मिला दे 1 PM में. 30 किसमें काउंट करेंगे इसको? 82 किस में आएगा. ये जो अहेड के 82 डिग्री 30 तो मिनट में काउंट नहीं करेंगे. तो इसमें जो मतलब ये ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से, तो इसमें ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, जिसका है कि 6:30 PM. फिर भारत ग्रीन विच के पूर्व में ये वाला था. उसके बाद में नेक्स्ट 49. इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक शीर पाइन एंड केदार ग्रो. इसको हिंदी में देखते हैं, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, ये सारे पैदा होते हैं. पहला है कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. पहला क्या है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन, या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन. सदाबहार वाले शीतोष्ण. सेकेंड टेम्परेट एवरग्रीन. बेसिकली जो
डेसिडियस, हाँ। तो उधर बाहर ये वाला सीडर जो है तो उसका थर्ड है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं, ये इस तरह से कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय कोन बियरिंग ट्रीज, जैसे कोन बियरिंग ट्रीज होते हैं, कोन की तरह, सच एज पाइन, स्पर्स फिर, हेमलॉक, ये ट्रीज एवरग्रीन होते हैं, लेकिन देयर नीडललेस, नीडल्स ऑल ईयर लॉन्ग होते हैं नीडल्स, एवरग्रीन। तो इसमें ये वाला क्यों नहीं हुआ फिर, सदाबहार वाला? क्योंकि टेम्परेट एवरग्रीन, शीतोष्ण, टेम्परेट एवरग्रीन, इसका क्या मतलब था, और कॉनिफेरस का, तो इसमें भी एवरग्रीन आ रहा है। दीज ट्रीज आर ऑफन एवरग्रीन। तो एक एक को हम देखेंगे। ये देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट ब्लूम, इस तरह से होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज। हाँ, कोन शेप टाइप। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम देखते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो टेम्परेट टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है हम वो देखेंगे। हाँ, ये क्या है, फॉरेस्ट फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। ये यूएस में आते हैं, कनाडा, यूरोप एंड इंडिया। इसमें क्या होता है कि हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, जैसे कि ओक, पाइन। अब इसमें भी पाइन है, सिल्वर फिर, लेकिन उसकी जो जोड़ी मिल रही थी तो वो पूरी नहीं मिल रही थी, थोड़े थोड़े अलग है। और इसमें क्या है कि उनके लीव्स 2 से 7 साल तक आते हैं। कॉनिफरस प्लांट में क्या होता है डिफरेंस, उनके लीव्स 2 से 7 साल तक होते हैं। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है तो उनको टाइगा और नॉर्थ वुड भी कहा जाता है, ये उसका नाम है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, वो फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं हेवी रेनफॉल के हिसाब से, वेस्टर्न घाट्स में, आइलैंड्स में, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु। 200 रेनफॉल एंड शॉर्टर ड्राई सीजन होता है इसमें, तो इस वजह से ये नहीं हुआ टेम्परेट एवरग्रीन वाला। और उसके बाद टेम्परेट डेसिडस जो फॉरेस्ट है, जिसको कहा जाता है शीतोष्ण पर्णपाती वन,